हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस एक हमने पार्ट अपलोड कर दिया है, पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम लोग बाकी बचे कुचे 50 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने एक पार्ट अपलोड किया है जो भी आज एग्जाम हुआ है। ठीक है, अभी आपको पता है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 है वो 4 अक्टूबर यानी आज 4 अक्टूबर को हो चुका है। और मैंने पूरे का पूरा आंसर की एनालिसिस यानी कि पहले क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक कौन से आंसर होने चाहिए, क्या क्या आंसर होने चाहिए, जो भी अभी प्रीलिम्स देकर आए तो पहले उस वीडियो को देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर बाकी 51 से लेके 100 क्वेश्चंस तक यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से आंसर हैं और आपके आंसर कितने सही होंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर भी मेरी एक आध गलती हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने जो सबसे पहली वाली वीडियो है फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन सबसे पहले मैंने अपलोड करी है सारे आंसर्स को एनालाइज करके। तो गाइज यहाँ पर मेरा मकसद है सिर्फ मैं आपको आंसर बता सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एनालिसिस करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझने लगे हमारा भी समझने का काम नहीं है। जो भी प्रीलिम्स देकर आए उनको यहाँ पे पता लगाना है उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये करा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक 1 to 50 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि क्या क्या आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो चैनल पे जाओ और वहां पर आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 51 से लेके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिजेशन इन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आ गया हमारा क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर क्या है फर्टिजेशन के एडवांटेजेस, तो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को 1 2 3 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो 51 का राइट आंसर है वो सी है, एग्जैक्टली 1 2 1 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये वाला हो गया कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। उसके बाद 3 हो गया हमारा इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर हमारा 4 हो गया रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। तो ठीक है, ये हमारा पहला हुआ। फिर उसके बाद आते हैं 52 क्वेश्चन के ऊपर। 52वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। यहाँ पे कुछ मिनरल्स के नाम दे दिए गए हैं। इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल, यानी कि इंडिया में किसको एक ऑफिशियली डेजिग्नेट करा गया मेजर मिनरल्स के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से दे रखे हैं आपको दिख रहा होगा, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट और सिल्मेनाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो 52 का है वो है हमारा डी। ओके, तो डी 2 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, क्रोमाइट हो गया, कैनाइट हो गया और 4 सिल्मेनाइट हो गया। तो ये मेजर मिनरल्स एज ए ऑफिशियल डेजिग्नेट करे जाते हैं इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 53 के ऊपर। 53 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर। ओशन मीन टेम्परेचर की बात करी जा रही है। ठीक है, इसमें से जो ओशन मीन टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करी गई हैं तो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है, तो जल्दी से आंसर देख लेते हैं। और आंसर है हमारा यहाँ पर बी 2 ओनली। ठीक है, बी करेक्ट है हमारा 2 ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा आंसर जो है इसका करेक्ट है, तो इसको जाके पढ़ लेना। आपको पास जो है पीडीएफ है इसकी लेक्चर जो पीडीएफ है ये यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और जो टेलीग्राम है वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहाँ पर ये पीडीएफ लो। उसके बाद ये एनालिसिस देखो कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। ओके, तो 54 का देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू दी केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इंडिया में उनसे रिलेटेड बातें कही गई हैं और बताना है आपको कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर अब आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। तो जो आंसर है वो बी हमारा करेक्ट है, 2 एंड 3 ओनली। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड बातें इंडिया में वो हो सकती है अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ एरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए नेचुरल गैस। तीसरी बात जो थर्ड है ये सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाय अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये दोनों हमारे करेक्ट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। ओके, 55 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क की बात हो रही है। इसमें से इंडियाज नेशनल डेजर्ट पार्क में से इसकी कुछ बातें करी गई हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट है। ठीक है, इस नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 55 का वो है हमारा सी। ओके, सी यानी कि 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 ओनली यानी कि इट इज अ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रीन इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पर हमारा 55 का जो हो गया आंसर हो गया वो सी हुआ। ओके, उसके बाद चलते हैं 56 के ऊपर। 56 के ऊपर बात आ रही है सियाचिन ग्लेशियर की। अभी आपको पता है इंडिया चाइना कितनी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, कितना ज़्यादा रिलेशन चल रहा है। तो आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए था। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पे यहाँ पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी, लास्ट वाला। उसके बाद आते हैं हम लोग 57 के ऊपर। अब 57 पे हमारा क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर बताना है मैच करके कौन सा पार्ट हमारा कौन सा पेयर मिल रहा है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। तो 57 का आंसर है सी, गिरिनगर और गुजरात यहाँ पे पेयर करेक्ट है। सॉरी, सी यहाँ पर 2 एंड 3 ओनली। यहाँ पे गिरिनगर एंड गुजरात 2 3 तो करेक्ट ही करेक्ट है, 2 वाला भी करेक्ट है। ठीक है,
द्वारम समुद्र और महाराष्ट्र ये करेक्ट पेयर है, और उसके बाद दूसरा हमारा गिरिनगर और गुजरात, ये दोनों हमारे करेक्ट है। तो आंसर हो गया हमारा सी, करेक्ट 2 एंड 3 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। अब 58 में बात करी जा रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं और आपको बताना है ये स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 36% जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं ये क्लासीफाई करे जाते हैं एज अ ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय दी CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी CGWA के बारे में। CGWA फॉर्म करा गया है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। और जो हमारा 58 का जो आंसर है वो है हमारा करेक्ट बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, दूसरा और तीसरा ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, बाकी जो हमारा पहला वो गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। यहाँ पे आपको 59 क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। आपको पता होगा जो साइक्लोन होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो ये ऐसा साइक्लोन होता है हमारा चलता है, तो इसके बीच में एक आई डेवलप होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन आई। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कुछ ही साइक्लोन जो है आई को डेवलप कर पाते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है ये? तो जो 59 का आंसर है वो हमारा होना चाहिए डी। ठीक है, 59 का आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सॉरी डी नहीं सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है, 2 ओनली। ठीक है, जैसे साइक्लोन के बारे में आपको पता होगा कि जो कुछ ही साइक्लोन्स है वही डेवलप कर पाते हैं आई को, सारे साइक्लोन्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोलता है, अमंग दी फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स आ गए, कौन सा ऐसा है विच वन हैज दी लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। किसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है आप लोगों को बताना है। यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व्स के नाम दे दिए गए हैं। तो जो 60 का करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी भाई, नागार्जुन सागर श्रीसाइलम ये टाइगर रिजर्व है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में क्या बात हो रही है हमारे, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी, कोई हमारे प्लांट स्पीशी है, ठीक है, प्लांट की स्पीशी है, उसको प्लेस कर दिया गया अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में हमने शेड्यूल 6 में किसी प्लांट को हमने स्पीशीज को इसके अंडर डाल दिया, तो उस पर क्या इंप्लीकेशन, क्या बातें जो है उसके अंदर इंप्लाई होंगी, आप लोग को ये बताना है। तो जो 61 है उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्लांट। एक लाइसेंस चाहिए हम लोगों को कोई प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, अदरवाइज कल्टीवेट नहीं कर सकते। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का यहाँ पे रूल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 अगेन यहाँ पर बोलता है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया हमारा। गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है एंशियंट इंडिया में। जो टाउन्स है कौन सा, घंतसला, कुदरा और चाउल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल नोन एज क्या कहलाए जाते हैं ये, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम, प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स। ये कौन से हैं यहाँ पर, क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसका आंसर है हमारा ए, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर ये लोग इस तरीके से जाने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 आता है हमारा, व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। जीरो टिल एज का यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं, आप देख रहे होगे एग्रीकल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, तो इसका एग्रीकल्चर में क्या एडवांटेज है जीरो टिलेज का। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोलता है इंडियाज नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो बायोफ्यूल्स के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। यानी कि इसमें से किसी चीज़ को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या चीज़ है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, और यहाँ पर 64 का जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ए है, 1, 2, 5 एंड 6 ओनली। बहुत से लोग गलत करके आए होंगे बट ये 1, 2, 5 एंड 6 ओनली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को डिफाइन करता है, वो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो एग्जैक्टली जो इसका आंसर होना चाहिए 65 का वो होना चाहिए ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस। ठीक है, तो हमारा 65 का जो आंसर है वो है हमारा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो फिर से बात कर रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन जो हैं मेरे भी गलत हो सकते हैं, थोड़े बहुत मेरे भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि भाई यूपीएससी है, यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो यूपीएससी को ही पता होंगे उसके आंसर क्या है, हम लोगों को किसी को भी नहीं पता होंगे 10 से 15 क्या उसके आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती होगी तो वो यहाँ पर बनती है वो गलती, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी रहोगे मैंने सबसे पहले अपलोड कर दिया था वो फर्स्ट 250 क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ।
तो उसको जो है अवॉइड करना, ठीक है। कहीं कहीं हो सकती है लेकिन ज़्यादातर गलती नहीं होंगी क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विद रेफरेंस टू पल्स, पल्स प्रोडक्शन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। ब्लैक ग्राम जो है वो कल्टीवेट करा जाता है एज अ खारिफ और रबी क्रॉप। ग्रीन ग्राम जो है, जो हरा चना हो गया, काला चना हो गया, ये अब ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। तो इन द लास्ट 3 डिकेड वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप्स हैज डिक्रीज। तो यहाँ पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। अब उसका जो 66 का हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। ओके, ए हमारा करेक्ट आंसर है, 1 ओनली, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। जो क्रॉप है इस सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, यानी कि ऐसी क्रॉप है ये, ठीक है, नाजुक सी क्रॉप है कि उसके ऊपर अगर बर्फ गिरी तो वो क्रॉप बर्बाद हो जाएगी। तो कौन सी क्रॉप हो सकती है वो, आपको दिख रहा होगा नाजुक सी क्रॉप कौन सी हो सकती है, कॉटन। 67 का आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा कॉटन। उसके बाद आता है 68 के ऊपर। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स, सोलर वाटर पंप से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है सोलर वाटर पंप से रिलेटेड। तो जैसे 68 का आंसर है वो नीदर 1 एंड नीदर 2 यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। यहाँ पर बात हो रही है विद द रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन के कल्टीवेशन से रिलेटेड बातें हो रही है। फिर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो जो विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, 1 एंड 4 ओनली, ठीक है। यहाँ पे 1 और 4 ओनली सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। अब जो 70 है इसमें क्या बात बोली जा रही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विद दी फॉलोइंग इज आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर यहाँ पर से रिलेट करती है, कंसिडर करी जाती है, तो वो क्या है आपको यहाँ पर बतानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका आंसर होना चाहिए डी। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही यहाँ पर एग्रीकल्चर से, यहाँ पर इको फ्रेंडली से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो आंसर हो गया वो डी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्या बोलता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर क्या है, इनमें से आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो गया है वो है हमारा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है हमारा सी, 2, 3 एंड 6 ओनली, ठीक है। 2, 3 यानी कि 2 कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, 3 जो हमारा सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, एंड 6 कौन सा हो गया हमारा, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। चलो उसके बाद आते हैं 72 के ऊपर। अब 72 में बात हो रही है हमारी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टर्म यहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फर्म के लिए इंडिया में। अगर यहाँ पे पता होगा आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, तो जो फर्म है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कोई हमारा बैंक है, बैंक किसी उस फर्म को लोन देगा जिसका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सही होगा, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि इंटरेस्ट उसको मिल जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर बात करी जा रही है कि अगर मान लो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बैंक है, ठीक है। बैंक उसी को लोन देगा जिसका टर्नओवर, मान लो ये एक कोई पर्सन है, ये लोन लेने आया है, अगर इसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट जो आता है वो कितना हो गया, इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इसको कितना पे करना होगा, मान लो कि 1 करोड़ पे इसे 1 लाख पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली जो है इंटरेस्ट पे इसे दे सकता है लोन बैंक। लेकिन जो कोई ऐसा पर्सन है कि यहाँ पर जिसका जो है 1 लाख रुपए कमाई हो रही है, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाई हो रही है, और जो इसको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1 करोड़ देना है, तो बैंक इसे लोन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ये फंडा है। तो जो इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस है इस फर्म की इंडिया में, आपको बतानी है। और जो 72 का हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 एंड 2 ओनली। ओके, 72 का करेक्ट आंसर है ए। उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर आते हैं। 73 बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज, यहाँ पे ये जो कौन से फैक्टर्स हैं, पॉलिसीज हैं जो कि अफेक्ट करती हैं प्राइस ऑफ राइस के जो प्राइस हैं उसको अफेक्ट करती हैं इंडिया में, कौन सी पॉलिसीज हैं, आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपको बताना है। 73 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है डी। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि अफेक्ट करती हैं राइस की प्राइस को। ओके, तो नाउ आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर। 74 बोलता है, ये स्टेटमेंट दे दिए ढेर सारे कि यहाँ पर जो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड है काफ़ी क्या इंक्रीज हो चुका है पिछले 10 साल में, ये बताना है, ठीक है। टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के ट्रेड के बारे में बात हो गई। फिर इंडिया एंड नेपाल के बारे में, इंडिया श्रीलंका ट्रेड, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड, इंडिया नेपाल ट्रेड, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपको ये बतानी है। तो जो 74 का आंसर है वो है हमारा बी। ओके, 2 ओनली, 2 हमारा जो है सही है ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 75 पे आते हैं, ठीक है।
75 पे आप लोगों को दिखेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल दी 4 कंट्रीज नंबर ऑफ G20, यानी कि कौन सी 4 कंट्री हैं जो कि यहाँ पे G20 में आती हैं, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल दी 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20 के कौन सी कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स हैं, आपको बतानी है कौन सी 4 कंट्री मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये चारों ही कंट्रीज जो हैं G20 के मेंबर हैं। और आपको पता है कि G20 में कितने मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। 76 के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है। इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट ये फार्मर्स को दिया गया है, किस पर्पज़ के लिए दिया गया है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। क्या दिया गया है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, कुछ क्रेडिट देंगे फार्मर्स को जिससे कि फार्मर्स की हेल्प हो जाए। तो किस क्रेडिट किस चीज़ में दिया गया है, किस पर्पज़ के लिए दिया गया है, आप लोगों को ये बताना है, ओके। तो जो 76 है उसका आंसर बनता है हमारा करेक्ट बी, 1, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाते हैं हमारे लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हमने कवर किया, बी हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर। 77 हमारा क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे बात हो रही है WPI, ठीक है। WPI वेटेज प्राइस इंडेक्स, और वेटेज प्राइस इंडेक्स नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों से रिलेटेड बात हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आप लोगों को यहाँ पर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जाके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक करो, चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपसे इस PDF को डाउनलोड करो और सारे क्वेश्चन देखो, ओके। तो जो CPI और WPI के बारे में बात करी जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों से रिलेटेड करेक्ट है आपको ये बतानी है। जो 77 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। 1 एंड 2 ओनली जो है हमारा करेक्ट आंसर है 77 का, इसको ध्यान रखना। आते हैं फिर उसके बाद 78 के ऊपर। 78 के ऊपर कुछ पेयर्स दे दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर्स जो है वो करेक्टली यहाँ पर पेयर करा गया है, यानी कि करेक्टली मैच हो रहा है कौन सा पेयर यहाँ पर। तो जो 78 है इसका आंसर आपका हो जाता है सी, ठीक है। सी इसका आंसर है 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4, सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है किसका, 78 का, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग उसको क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। सॉरी 77 का आंसर गाइज यहाँ पर एक सेकंड में एक गलती हो गई। 77 का जो आंसर मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर मुझे याद ही नहीं आ रहा है। 78 का जो आंसर है हमारा, एक सेकंड, नहीं ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन हो गई, मैंने सोचा यार 77 वाला क्या, सॉरी कन्फ्यूजन हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, 79 पे आते हैं। 79 वाले पे बात करते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अब फिर से आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट से जो है, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन सब स्टेटमेंट्स को रीड कर सकते हो आप, टेलीग्राम पे आपके जो है ये PDF पहुंच जाएगी। मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं एक बार रीड करूँगा, फिर उसको बताऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। जो 79 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है डी, नीदर 1 और नीदर 2, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। 80 में बात करी जा रही है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, तो इन कंसेप्ट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आप लोगों को बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका करेक्ट आंसर है सी, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। 1 और 3 जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। 81 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI की बात हो रही है इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। FDI के क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, FDI पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आप लोगों को बताना है। और जो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, यहाँ पे बिल्कुल सही टिक लगा है, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। 82 यहाँ पे बोलता है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो सकता है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो जो है स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने के बाद। जो 82 है, 82 का करेक्ट आंसर है मेरे भाई C3 ओनली, ठीक है। C3 ओनली, 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ओके ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर, ठीक है। 82 हमने पढ़ा, उसके बाद आते हैं 83 के ऊपर। 83 बोलता है टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़। यहाँ पे न्यूज़ में काफ़ी बार हम लोगों को ये टर्म मिल जाती है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे ये रेफर करता है कौन से ग्रेड को, ये रेफर करता है क्रूड ऑयल का, क्योंकि काफ़ी बार हमने न्यूज़ में भी कवर किया है, जो हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं फिर उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जो नॉन फाइनेंशियल डेब्ट है ये क्या फॉलोइंग को इंक्लूड करता है, कौन से यहाँ पे चीज़ को जो है इंक्लूड करता है इसमें, मतलब कि जो नॉन फाइनेंशियल डेब्ट है इसमें क्या चीज़ इसमें से ऐड होती है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। जो 84 है उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे लिए डी, डी यानी कि 1, 2 एंड 3, यानी तीनों ही चीज़ें हमारी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में आती हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 85 के ऊपर आते हैं। 85 यहाँ पर बोलता है इन इंडिया
वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स। IAEA सेफगार्ड्स के अंडर में क्यों काफ़ी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंडर में डालते हैं कुछ सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ सेफगार्ड्स बताए गए, क्यों डालते हैं, ये रीजन है आपको यहाँ पर जो है देखना है। वाइल अदर्स आर नॉट, तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 85 का, तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। 86 बोलता है विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के रेफरेंस में अगर देखें तो जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के लिंक से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ आपको। जो 86 का हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर से मतलब है, वो है करेक्ट आंसर ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। तो जो 87 है यहाँ पर बोलता है इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई अगर डिसाइड करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंस करने के लिए, तो कौन सी फॉलोइंग यहाँ पर जो है वो नहीं होगी इसमें से, नॉट टू डू, उसमें से क्या नहीं करना होगा उसे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 87 का जो है वो है हमारा B2 ओनली। ठीक है, इंक्रीज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, ये उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। 88 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में देखें जो 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था, जो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये बतानी है। तो जो 88 का हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि 3 और 4 ओनली हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। 89 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं और स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, DCCB के द्वारा। तो जो DCCB से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है 89 का वो हो जाता है हमारा सी। ठीक है, सी बोथ 1 और 2 करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्लियर नहीं है, ये पक्का नहीं है, लेकिन मैंने जो है फिर भी आपको बता दिया है, क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है इसमें मेरे को जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक एक्यूरेसी नहीं कह सकता मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। ओके, तो जो 90 हमारा क्या बोलता है, इंडिया में अंडर साइबर इंश्योरेंस। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस के अंडर में फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, जिसका भी लॉस होता है फंड का, तो क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं उसके इस इंश्योरेंस के अंडर में। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर 90 का। यहाँ पर मैंने जो करेक्ट किया है बी करा है, 1, 3 और 4 ओनली। आप लोग देख लेना एक बार, आप लोग भी चेक कर लेना इसके बारे में, ये 2 क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मुझसे भी गलती यहाँ पर हो सकती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में क्या बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से हम हिस्ट्री में आ गए, ये पेयरिंग दे दी गई मैचिंग जैसी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा करेक्टली यहाँ पर पेयर करा गया है। तो जो 91 का करेक्ट आंसर है D, 1, 2 और 3, ये तीनों ही करेक्टली पेयर करे हुए हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। अब जो ये 92 है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स। इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड बातें करी गई हैं, कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जो हमारा 92 है, इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। जो पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इससे रिलेटेड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। 93 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। तो कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि लोकेटेड हैं कावेरी बेसिन पे, आपको बताना है। 93 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा C, 1, 3 और 4 ओनली। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर। 94 से रिलेटेड बात करी जा रही है क्या कि विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करी जा रही है। ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, साइलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेचेंड, मिनवेट, ये व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये बर्ड्स हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस है, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, बर्ड्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बर्ड्स हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर। 95 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर। बारहसिंगा हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, आप लोगों को ये बताना है, सीधा सीधा आंसर। तो जो 95 का आंसर है वो हमारा कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पे हम लोगों को बारहसिंगा जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है मिल जाता है। उसके बाद 96 की बात करें स्टील स्लैग की। ठीक है, 96 में हम बात करें स्टील स्लैग जो है वो कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग जो है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे मटेरियल जो है आप कह सकते हो किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका 96 का करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 और 3 ओनली, तीनों ही करेक्ट हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो जो 97 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर। मस्क डियर कहाँ पे मिलता है, इन सारे हम लोग प्लेसेस में से आपको बताना है। तो जो 97 का करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो है हमारा 97 का करेक्ट आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पर हम लोगों को मस्क डियर मिलता है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। 99 हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये कोल से रिलेटेड है। कोल ऐश में क्या होता है, आर्सेनिक, लीड, मरकरी होती है।
कोल फायर पावर प्लांट्स क्या रिलीज करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, या फिर हाई एश कंटेंट ये ऑब्जर्व करा जाता है इंडियन कोल में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 99 का वो है हमारा डी। तो करेक्ट आंसर है 99 का 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं। तो 99 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। ओके, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग 100वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। एक मिनट, हम लोगों ने 98 वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा है, 98 वाला भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन जो यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 98 का, ये हमारा 1 है। 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 और 3 ही करेक्ट है। ठीक है, 99 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 99 का करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार का जो फार्मिंग में क्या इस्तेमाल करा जाता है आपको बताना है। सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, किसमें से करेक्ट कौन सा है। तो जो 100 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। कंप्लीटली मैंने कंप्लीट पेपर को एनालाइज कर लिया है, कंप्लीट यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को 100 के 100 क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया गया है। और जो पहला पार्ट है 1 to 50 क्वेश्चंस वो आपको पहले पार्ट में मिल जाएंगे। 50 to 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चैनल पर जाओ, आपको पहला वाला पार्ट भी मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।